सोचिए, अगर हमको पता चल जाए कि हम इंसानों को किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तो क्या होगा? इस पूरी दुनिया में शायद हड़कंप मच जाएगा और जो तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड में हम इंसान आए कहां से? इस पृथ्वी पे हम कैसे पहुंचे? क्या हमसे पहले भी इस पृथ्वी पर कोई हम जैसा ही था, या हमने ही इस पृथ्वी पर इनके रहवासियों को मरकर कब्जा कर लिया था? क्या ईश्वर होता भी है या बस इंसान के मन का भ्रम है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जो बात आज तक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी नहीं पता, वो अचानक कैसे सामने आ सकती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उन सबूतों और दस्तावेजों को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है, जो करोड़ों साल पहले के इंसान लिख कर गए थे, परंतु उन्हें कोई आज तक समझ नहीं पाया था। ये सबूत दुनिया के सबसे पुराने मानव सबूत है, जो बता सकते हैं कि उस समय के मानव को अपने और आसपास की दुनिया के बारे में क्या क्या पता था, क्योंकि इतने पुराने दस्तावेज इंसानों के बारे में इंसानों के ही द्वारा लिखे गए करोड़ों साल में नष्ट हो गए थे। परंतु ये बचे हुए अवशेष हैं, जो अगर खुलेंगे तो ऐसे ऐसे राज्य सामने आने वाले हैं जिन्हें शायद आप और हम झेल भी न सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा जरूर देखिएगा, और आखिर में अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, एंशिएंट क्ले टेबलेट्स। दुनिया भर के म्यूजियम्स, यूनिवर्सिटीज और उनके बंद स्टोर रूम्स में आज भी 5 लाख से ज्यादा मिट्टी की तख्तियां पड़ी हुई हैं। ये तख्तियां देखने में साधारण टूटी फूटी और धूल से ढकी हुई लगती हैं, लेकिन असल में यही इंसानी इतिहास की सबसे पहली लिखी हुई सोच है। यह वह दौर था जब इंसान ने पहली बार अपने विचारों को बोलने के बजाय किसी ठोस चीज पर दर्ज करने की कोशिश की। समस्या यह रही कि इतने हजार सालों तक इंसान इन तख्तियों को पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाया। सुमेरियन और अक्कादी सभ्यताओं का ज्ञान एक अजीब कील के आकार की लिपि में बंद पड़ा रहा, जिसे आज हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्यूनिफॉर्म कोई सीधी सादी भाषा नहीं थी। ये न तो एक जैसी थी, न साफ सुथरी, और न ही किसी एक भाषा तक सीमित। यही वजह है कि सदियों तक यह इंसान के लिए एक बंद दरवाजा बनी रही। इन तख्तियों में वह सब कुछ लिखा है जिससे सभ्यता खड़ी हुई। कानून, व्यापार, खेती, देवताओं की पूजा, युद्ध, राजाओं के आदेश, और यहां तक कि इंसान की उत्पत्ति से जुड़ी कहानियां। लेकिन जब तक इन्हें पढ़ा ना जाए, तब तक यह सब बस मिट्टी में दबा हुआ इतिहास ही रहता है। प्राचीन मेसोपोटामिया, जिसे आज फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे बसा वह इलाका था जहां इंसानी सभ्यता ने पहली बार संगठित रूप लिया। यहीं पहले शहर बने, यहीं खेती और व्यापार शुरू हुआ, और यहीं लेखन की जरूरत पैदा हुई। लेकिन एक सवाल हमेशा मौजूद रहा, क्या ये सभ्यताएं अचानक पैदा हो गई थीं, या फिर कुछ शुरुआती इंसानों ने धीरे धीरे बिना किसी पहले से मौजूद ज्ञान या योजना के सब कुछ खड़ा किया? इन सवालों के जवाब उन्हीं मिट्टी की तख्तियों में दर्ज थे। क्यूनिफॉर्म लिपि की शुरुआत लगभग 3200 ईसा पूर्व हुई, यानी आज से लगभग 5200 साल पहले। इसे दुनिया की पहली लिखित प्रणाली माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी कहानी, कविता या धर्म के लिए नहीं हुई थी। इतिहासकारों और भाषाविदों का मानना है कि लेखन की शुरुआत एक मजबूरी थी। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, खेती और व्यापार बढ़ा, इंसानी दिमाग सब कुछ याद नहीं रख पा रहा था। किसने किसे कितना अनाज दिया, किस पर कितनी बकरियां बकाया हैं, मंदिर के गोदाम में कितना स्टॉक है, इन सब का हिसाब रखने के लिए लिखना जरूरी हो गया। शुरुआती क्यूनिफॉर्म निशान किसी भाषा जैसे नहीं थे। वे सीधे सीधे चीजों और संख्याओं के संकेत थे। लेकिन समय के साथ समाज और जटिल होता गया, और उसी के साथ लेखन भी। निशान सरल होते गए, कील जैसे बनते गए, और एक ही निशान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मतलब रखने लगा। यही क्यूनिफॉर्म की ताकत भी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या भी।
यह लेखन प्रणाली सिर्फ सुमेरियन लोगों तक सीमित नहीं रही। अक्कादी, बेबीलोनियन, असीरियन, हित्ती और फारसी सभ्यताओं ने भी इसी क्यूनिफॉर्म सिस्टम को अपनाया और अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से ढाल लिया। यानी क्यूनिफॉर्म कोई एक भाषा नहीं था, बल्कि लिखने की एक टेक्नोलॉजी थी। ठीक वैसे ही जैसे आज एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग अलग लोग अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। एक ही क्यूनिफॉर्म चिन्ह कभी एक आवाज दर्शाता है, कभी पूरा शब्द और कभी पूरा विचार। उसका मतलब समय, जगह और भाषा के हिसाब से बदल जाता है। ऊपर से ज्यादातर तख्तियां टूटी फूटी हालत में मिली हैं। कहीं आधी पंक्ति गायब है, कहीं पूरी सतह घिस चुकी है। न कोई यूनिवर्सल डिक्शनरी है और न कोई ऐसा रोसेटा स्टोन जो सब कुछ एक साथ समझा दे। यही वजह है कि सदियों तक इन तख्तियों को पढ़ने का काम बेहद धीमा रहा। आज भी इन 5 लाख से ज्यादा तख्तियों में से सिर्फ कुछ प्रतिशत का ही अनुवाद हुआ है। पूरी दुनिया में गिने चुने विशेषज्ञ ही अक्कादी जैसी पुरानी भाषाएं पढ़ सकते थे और एक तख्ती को समझने में महीनों या कभी कभी साल लग जाते थे। पहले प्रक्रिया यह होती थी कि विशेषज्ञ पहले कीलाक्षर चिन्हों को लैटिन लिपि में ट्रांसलिटरेशन करते थे, यानी चिन्हों को अक्षरों में बदलते थे। उसके बाद उन अक्षरों से अर्थ निकालते थे। यह प्रक्रिया न सिर्फ बहुत धीमी थी, बल्कि इसमें मतभेद और बहस भी आम थे, यानी समस्या बिल्कुल साफ थी। इंसान के पास क्यूनिफॉर्म की लाखों तख्तियां मौजूद थीं, लेकिन उन्हें पढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी थी। पूरी दुनिया में गिने चुने विशेषज्ञ थे जो अक्कादी जैसी पुरानी भाषाओं को समझ पाते थे और एक एक तख्ती का अनुवाद करने में महीनों या कभी कभी साल लग जाते थे। इस गति से अगर सारी तख्तियां पढ़नी होती तो शायद कई 100 साल और लग जाते। इंसानी इतिहास का सबसे पुराना अध्याय बस इंतजार में पड़ा था, लेकिन उसे खोलने वाला कोई नहीं था। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लगभग 2020 के आसपास, यानी आज से करीब 5 साल पहले, वैज्ञानिकों ने पहली बार गंभीरता से यह सोचना शुरू किया कि क्या मशीन इंसान की इस सबसे पुरानी समस्या को हल कर सकती है। इजराइल में तेल अवीव यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग शुरू किया। शुरुआत में यह कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक साधारण मास्टर थीसिस थी। मकसद था यह देखना कि क्या एआई को क्यूनिफॉर्म सिखाया जा सकता है। इस एआई सिस्टम को सीधे मिट्टी की तख्तियां नहीं दिखाई गईं। पहले उसे वह डेटा दिया गया जो इंसानों ने सालों की मेहनत से पहले ही अनुवाद किया था, यानी हजारों क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट, जिनका मतलब एक्सपर्ट्स पहले से जानते थे। एआई को बताया गया कि कौन सा चिन्ह किस शब्द से जुड़ता है, किस संदर्भ में उसका क्या अर्थ निकलता है और वाक्य का क्रम कैसे बनता है। धीरे धीरे एआई ने यह समझना शुरू किया कि क्यूनिफॉर्म सिर्फ निशानों का खेल नहीं है, बल्कि एक पैटर्न आधारित सिस्टम है। यह तकनीक न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित है। यह वही सोचने का तरीका है जिसका इस्तेमाल आज की आधुनिक ट्रांसलेशन तकनीक में होता है। इसमें मशीन शब्द दर शब्द अनुवाद नहीं करती, बल्कि पूरे वाक्य को एक साथ देखती है। वह यह समझने की कोशिश करती है कि वाक्य का असली मतलब क्या है, न कि सिर्फ हर शब्द का सीधा अर्थ क्या निकलता है। यही वजह है कि इसका आउटपुट इंसानी भाषा के करीब लगता है, न कि किसी रोबोट की तरह। शुरुआत में एआई को सिर्फ एक काम सिखाया गया, क्यूनिफॉर्म चिन्हों को लैटिन लिपि में बदलना, यानी ट्रांसलिटरेशन। यह वह पहला कदम था जो इंसान भी करता था। 2020 में इसी टीम ने दिखाया कि एआई यह काम लगभग 97% तक सही कर सकता है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहले यही काम इंसानों को महीनों में करना पड़ता था। लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू हुई। लैटिन ट्रांसलिटरेशन के बाद असली काम होता है, मतलब निकालना। अक्कादी भाषा की संरचना आधुनिक भाषाओं से पूरी तरह अलग है। शब्दों का क्रम अलग है, व्याकरण अलग है और कई शब्द ऐसे हैं जिनका कोई सीधा आधुनिक मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए सीधे अनुवाद करना पहले असंभव माना जाता था। लेकिन एआई को
इसी चुनौती के लिए तैयार किया गया। धीरे धीरे एआई ने यह सीख लिया कि अलग अलग संदर्भों में एक ही चिन्ह का अर्थ कैसे बदलता है। उसने यह भी सीखा कि अधूरे वाक्यों में गायब शब्दों का अनुमान कैसे लगाया जाए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि संभावना का खेल था। एआई यह नहीं कहता कि यही एक सही मतलब है, बल्कि यह बताता है कि इस वाक्य का यह मतलब होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और यहीं पर इंसानी एक्सपर्ट्स की भूमिका आती है। एआई पहले रास्ता दिखाता है, इंसान अंतिम फैसला करता है। इस रिसर्च के नतीजे इतने मजबूत थे कि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के जर्नल PNAS नेक्सस में प्रकाशित किया गया। यह पहली बार था जब किसी पीयर रिव्यू जर्नल ने यह माना कि क्यूनिफॉर्म का मशीन अनुवाद वास्तव में संभव है। यह कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन यह इतिहास की दिशा बदलने के लिए काफी है। अब वैज्ञानिक कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों तख्तियां स्कैन कर सकते हैं। वे मोटा मोटा समझ सकते हैं कि कौन सी तख्ती में क्या लिखा है, कौन सी तख्ती सिर्फ रोजमर्रा के हिसाब किताब की है और कौन सी तख्ती में कुछ ऐसा है जो इतिहास को बदल सकता है। इससे इंसानी समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। अब एक्सपर्ट्स अपना समय उन तख्तियों पर लगा सकते हैं जो सच में अहम है। यानी एआई इंसान की जगह नहीं ले रहा है, वह इंसान को तेज बना रहा है। वह उस दीवार को तोड़ रहा है जो हजारों सालों से इंसानी इतिहास और इंसान के बीच खड़ी थी। अब इंसान पहली बार यह उम्मीद कर सकता है कि उसके पास मौजूद लाखों तख्तियां सिर्फ म्यूजियम की अलमारियों में सजी हुई चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि पढ़ी जाएंगी, समझी जाएंगी और इतिहास में जुड़ेंगी। अब तक जितना अनुवाद हुआ है, उसी से हमें सुमेरियन किंग लिस्ट मिली है, बाइबल से भी पहले की बाढ़ की कहानियां मिली हैं और ऐसे देवताओं का जिक्र मिला है जिन्हें कुछ लोग इंसान का निर्माता मानते हैं। यह सब उस छोटे से हिस्से से आया है जो हम पढ़ पाए हैं। अब सोचिए, जब बाकी बची हुई लाखों तख्तियां एआई की मदद से सामने आएंगी तो क्या क्या सामने आएगा। संभव है कि हमें इंसानी सभ्यता की शुरुआत को नए सिरे से लिखना पड़े। संभव है कि हमें यह मानना पड़े कि इंसान जितना खुद को समझता है उतना वह कभी समझा ही नहीं था। और यह सब इसलिए हो पाएगा क्योंकि पहली बार इंसान ने अपनी सबसे पुरानी भाषा को पढ़ने के लिए खुद से ज्यादा तेज दिमाग बना लिया है। हजारों सालों तक मिट्टी ने अपने रहस्य संभाल कर रखे, अब वह चुप्पी टूट रही है। और इस बार इंसान के हाथ में न तो हथौड़ा है न छेनी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसान को उसका ही भूला हुआ इतिहास वापस लौटा रहा है। नंबर 2, क्या आदम पहला इंसान था या उससे पहले भी कोई था, या फिर एक दिन आदम अचानक प्रकट हो गया? ज्यादातर लोगों ने पूरी जिंदगी यही मानकर बिताई है कि आदम पहले इंसान थे। ये बात इतनी गहराई से समाज और धर्म में बैठ चुकी है कि लोग इसे कभी सवालों के घेरे में रखते ही नहीं। ईसाई धर्म में यह एक बुनियादी सच्चाई की तरह पेश की जाती है, लेकिन जब बाइबल की किताब जेनेसिस को बिना किसी धार्मिक चश्मे के ध्यान से और सही क्रम में पढ़ा जाए तो कहानी वैसी नहीं निकलती जैसी आम तौर पर बताई जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जेनेसिस कहीं भी साफ शब्दों में यह नहीं कहती कि आदम धरती पर पैदा होने वाले पहले इंसान थे। यह बात लोगों ने मान ली, लेकिन लिखी नहीं गई। जेनेसिस के पहले अध्याय में लिखा है कि छठे दिन ईश्वर ने इंसानों को बनाया, नर और नारी दोनों को, और उन्हें धरती पर फैलने, उसे भरने, उस पर अधिकार करने और जानवरों पर प्रभुत्व रखने का आदेश दिया। यह घटना छठे दिन की है। इसके बाद सातवें दिन ईश्वर विश्राम करते हैं। इस पूरे अध्याय में इंसान शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन आदम नाम कहीं नहीं आता। यानी कहानी के इस हिस्से में इंसानों का जिक्र है, लेकिन आदम का नहीं। अब जब हम जेनेसिस के दूसरे अध्याय पर आते हैं तो कहानी का फोकस अचानक बदल जाता है। यहाँ पहली बार आदम का नाम सामने आता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अध्याय सातवें दिन के बाद शुरू होता है। यानी कहानी के क्रम के अनुसार इंसान पहले से मौजूद हैं
और आदम बाद में पेश किए जाते हैं। बाइबल कभी यह नहीं कहती कि पहले अध्याय में बनाए गए इंसान और दूसरे अध्याय में बनाया गया आदम एक ही है। यह जोड़ बाद में पाठकों और धार्मिक परंपराओं ने अपने आप बना लिया। यहीं से असली सवाल पैदा होता है, अगर आदम पहले इंसान नहीं थे तो वे कौन थे, और उनसे पहले धरती पर कौन लोग मौजूद थे? यह सवाल सदियों तक इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि पुराने जमाने में इंसान के पास समय को मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। न भूविज्ञान की समझ थी, न डीएनए, न जेनेटिक्स। जब लोगों को यह ही नहीं पता था कि धरती कितनी पुरानी है, 6 दिन हो या 6 अरब साल, इससे उनके रोजमर्रा के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि इंसान लाखों सालों से धरती पर मौजूद है। खेती और सभ्यता भले ही लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई हो, लेकिन इंसान उससे बहुत पहले से शिकार कर रहा था, औजार बना रहा था और पूरी दुनिया में फैल चुका था। यह जानकारी जेनेसिस के पहले अध्याय से टकराती नहीं है, बल्कि अजीब तरह से उससे मेल खाती है, क्योंकि पहले अध्याय में इंसानों को धरती पर फैलने और उसे भरने का आदेश दिया गया है। और विज्ञान भी यही कहता है कि 10,000 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 12,000 साल पहले तक इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। इसके बाद जेनेसिस के दूसरे अध्याय में आदम की कहानी शुरू होती है। यहाँ आदम को एक खास जगह पर रखा जाता है, एक बाग में, और उन्हें एक अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। यह कहानी अब पहले इंसान की नहीं लगती, बल्कि किसी चुने हुए इंसान या विशेष इंसान की लगती है। ऐसा इंसान जिसे किसी पहले से मौजूद दुनिया के बीच रखा गया हो। इस नजरिए से देखा जाए तो बाइबल की कई उलझी हुई बातें अपने आप साफ होने लगती हैं। उदाहरण के लिए कैन का डर। जब कैन अपने भाई को मार देता है तो वह डरता है कि बाहर लोग उसे मार देंगे। सवाल यह है कि वे लोग कौन थे? अगर धरती पर सिर्फ आदम, हव्वा और उनके बच्चे ही थे तो कैन किससे डर रहा था? यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। लेकिन अगर आदम से पहले भी इंसानी आबादी मौजूद थी तो यह डर पूरी तरह समझ में आता है। इसी तरह सन ऑफ गॉड्स और डॉटर्स ऑफ मैन का जिक्र, इसे अक्सर गिरे हुए फरिश्तों और इंसानी औरतों की कहानी की तरह समझाया गया। लेकिन अगर धरती पर पहले से अलग अलग इंसानी समूह मौजूद थे तो यह कहानी अलग अलग समुदायों के आपसी मेल की तरह भी देखी जा सकती है। यानी यह जरूरी नहीं कि यह पूरी तरह अलौकिक कहानी हो। अब अगर हम बाइबल से बाहर निकलकर इतिहास और पुरातत्व की तरफ देखें तो सुमेरियन ग्रंथों में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सुमेरियन तख्तियों में एक नाम मिलता है, अदामू। यह नाम आदम से बहुत मिलता जुलता है। सुमेरियन कथाओं में अदामू को पहले इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक शुरुआती राजा या विशेष मानव की तरह दिखाया गया है। कुछ ग्रंथों में उसे देवताओं द्वारा बनाया गया बताया गया है ताकि वह उनके लिए काम कर सके। सुमेरियन किंग लिस्ट, जो बाइबल से हजारों साल पुरानी है, उसमें भी अदामू जैसे नामों का जिक्र मिलता है। यानी आदम नाम की अवधारणा बाइबल से पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका मतलब पहला इंसान नहीं था। संभव है कि समय के साथ यह कहानी बदली, नाम वही रहा और अर्थ बदल गया। एक राजा, एक नेता या एक विशेष व्यक्ति धीरे धीरे पहला इंसान बन गया। लंबी उम्र की समस्या भी इसी नजरिए से देखने पर कम अजीब लगती है। आदम और उनके बाद के शुरुआती लोग सैकड़ों साल जीते हैं, लेकिन नूह के बाद उम्र अचानक घट जाती है। अगर यह सब एक ही तरह के इंसान होते तो यह बदलाव समझ से बाहर लगता है। लेकिन अगर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के इंसानी समूह मौजूद थे तो यह अंतर समझ में आता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग या तो बाइबल को पूरी तरह मिथक मान लेते हैं या विज्ञान को पूरी तरह झूठा कह देते हैं। लेकिन जब बाइबल को एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक ग्रंथ की तरह पढ़ा जाए, न कि विज्ञान की किताब की तरह, तो दोनों के बीच टकराव कम और मेल ज्यादा दिखाई देता है। बाइबल शायद यह नहीं बता रही कि इंसान कैसे बना,
बल्कि ये बता रही है कि सभ्यता, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था कैसे शुरू हुई। इस नजरिए से देखा जाए तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि आदम पहले इंसान थे या नहीं। असली सवाल यह है कि आदम कौन थे। क्या वे पहले राजा थे, पहले संगठित समाज के नेता थे, या पहले ऐसे इंसान थे जिन पर किसी तरह की विशेष जिम्मेदारी डाली गई थी? और उनसे पहले जो लोग धरती पर मौजूद थे, उनका इतिहास क्या था? जब इन सवालों पर बिना डर और बिना पूर्वाग्रह के सोचा जाता है तो एक बात साफ हो जाती है। आदम कहानी की शुरुआत नहीं थे, वे कहानी का एक अध्याय थे, और उस अध्याय को समझे बिना इंसान अपनी पूरी कहानी कभी नहीं समझ पाएगा। नंबर 3, इंसान ने औजार खुद नहीं बनाए थे। शायद एलियन सभ्यता ने हमारी अमदाद करी थी। बहुत लंबे समय तक इंसान ने अपने बारे में एक आरामदायक कहानी खुद को सुनाई है। यह कहानी कहती है कि इंसान ने ही सब कुछ खोजा, सब कुछ बनाया और सभ्यता की शुरुआत खुद से की। आग से लेकर पहिए तक, औजारों से लेकर शहरों तक, ऐसा माना गया कि जैसे ही हमारे पूर्वज सीधे खड़े हुए, उन्होंने दिमाग चलाया और सभ्यता बना डाली। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस पूरी कहानी को जड़ से हिला दिया है। सच्चाई यह है कि इंसान औजार इस्तेमाल करने वाली पहली प्रजाति नहीं था, न ही सबसे पुरानी और न ही सबसे पहले समझदार। अगर हम समय को थोड़ा पीछे ले जाएं, तो हमें एक असहज सच्चाई का सामना करना पड़ता है। धरती पर इंसान के आने से बहुत पहले एक दूसरी प्रजाति औजार बना रही थी, उनका इस्तेमाल कर रही थी और अपने वातावरण को बदल रही थी। और यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ठोस पुरातात्विक सबूतों पर आधारित तथ्य है। केन्या के होमा प्रायद्वीप में पुरातत्वविदों को ऐसे पत्थर के औजार मिले हैं जिनकी उम्र लगभग 30 लाख साल आंकी गई है, यानी आज से लगभग 30 लाख साल पहले। यह समय उस द्वार से भी पुराना है जब होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान धरती पर अस्तित्व में आया था। इन औजारों की उम्र इंसान की जात उत्पत्ति से कहीं ज्यादा पुरानी है। इसका मतलब साफ है, इन औजारों को इंसान ने नहीं बनाया। ये औजार दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन उनका महत्व असाधारण है। इन्हें ओल्डोवान टूलकिट कहा जाता है। ये पत्थरों को जानबूझकर तोड़कर बनाए गए धारदार टुकड़े थे, जिनका इस्तेमाल काटने, छीलने और जानवरों का मांस अलग करने के लिए किया जाता था। ये कोई प्राकृतिक टूटे हुए पत्थर नहीं थे। इन पर साफ साफ इरादतन बनाए जाने के निशान थे। इन औजारों के पास ही वैज्ञानिकों को जानवरों की हड्डियां भी मिली, जिन पर धारदार कट के निशान थे। ये दांतों से बने निशान नहीं थे, बल्कि पत्थर के औजारों से किए गए साफ कट थे। इसका मतलब यह था कि कोई प्रजाति जानवरों का शिकार कर रही थी, उनका मांस काट रही थी और शायद पकाने या बांटने जैसी गतिविधियां भी कर रही थी। अब सवाल उठता है, अगर यह इंसान नहीं था तो फिर कौन था? इसका जवाब है पारेंथ्रोपस। यह एक प्राचीन होमिनिन प्रजाति थी जो इंसान की सीधी पूर्वज नहीं मानी जाती। पारेंथ्रोपस सीधे चलता था, उसके हाथ आजाद थे और उसका दिमाग भले ही इंसान से छोटा था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। उसके जबड़े बेहद मजबूत थे, दांत बड़े और मजबूत थे और उसकी खोपड़ी मोटी थी। लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने उसे बस एक मोटा ताजा कम अक्ल वाला जीव समझा, लेकिन अब यह धारणा टूट चुकी है। दिमाग का छोटा होना बुद्धि की कमी का प्रमाण नहीं होता। आज भी कई जानवर ऐसे हैं जिनका दिमाग छोटा है, लेकिन उनकी समस्या हल करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। पारेंथ्रोपस ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता का एक रूप औजार बनाना भी हो सकता है। उसने इंसान से लाखों साल पहले यह समझ लिया था कि पत्थर को कैसे तोड़ा जाए, कैसे धार बनाई जाए और कैसे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब यहां कहानी का सबसे असहज हिस्सा आता है। पारेंथ्रोपस इंसान का सीधा पूर्वज नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि उसने औजार बनाए, फिर विलुप्त हो गया और फिर इंसान ने लाखों साल बाद खुद से औजार बनाना सीख लिया। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि इंसान ने यह तकनीक पारेंथ्रोपस से सीखी, अपनाई और फिर उसी तकनीक की मदद से उसे पीछे छोड़ दिया।
यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो इंसान ने तकनीक चुराई, एक दूसरी प्रजाति की खोज को अपनाया, बेहतर बनाया और फिर उसी के दम पर उस प्रजाति को प्रतिस्पर्धा में हरा दिया। यह विचार सुनने में भले ही असहज लगे, लेकिन यह इंसानी इतिहास के पैटर्न से मेल खाता है। इंसान अक्सर वह नहीं बनता जो सबसे पहले कुछ खोजता है, बल्कि वह बनता है जो उसे सबसे आक्रामक ढंग से इस्तेमाल करता है। इन औजारों ने पारेंथ्रोपस की जिंदगी बदल दी। धारदार पत्थरों की मदद से वह मांस काट सकता था, हड्डियों से मज्जा निकाल सकता था और पहले से ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा सकता था। ज्यादा ऊर्जा का मतलब ज्यादा ताकत और समय के साथ शायद दिमाग में बदलाव भी। वैज्ञानिक मानते हैं कि औजारों के इस्तेमाल ने विकास की रफ्तार को तेज कर दिया। यह किसी प्रजाति के लिए विकास का टर्बो बटन जैसा था। न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस तकनीकी छलांग को मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक बताया है। उनका कहना है कि आज के स्मार्टफोन, गगनचुंबी इमारतें और अंतरिक्ष यान सबकी जड़ें उन शुरुआती पत्थर के औजारों में छुपी हुई हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वे औजार इंसान ने नहीं बनाए थे। पारेंथ्रोपस कहां गया, यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। संभव है कि जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और इंसान के साथ प्रतिस्पर्धा ने उसे धीरे धीरे विलुप्त कर दिया। इंसान के पास बेहतर अनुकूलन क्षमता थी, ज्यादा लचीलापन था और शायद सामाजिक सहयोग भी ज्यादा मजबूत था। और इन्हीं कारणों से इंसान ने धरती पर कब्जा कर लिया। यह खोज एक और बड़ी कहानी की ओर इशारा करती है। अगर इंसान औजार बनाने वाला पहला जीव नहीं था, तो क्या इंसान वाकई उतना खास है जितना वह खुद को समझता है? क्या हमारी सभ्यता वास्तव में मौलिक है या फिर यह पहले से मौजूद खोजों का सुधरा हुआ रूप है? और अगर इंसान ने तकनीक सीखकर दूसरी प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया, तो क्या यही पैटर्न भविष्य में इंसान के साथ भी दोहराया जा सकता है? यह सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है, बल्कि भविष्य का भी है। जिस तरह इंसान ने पारेंथ्रोपस को पीछे छोड़ा, उसी तरह क्या कोई और बुद्धिमान प्रणाली इंसान को पीछे छोड़ सकती है? इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो तकनीक को सबसे बेहतर तरीके से अपनाता है, वही टिकता है। और इस नियम से इंसान भी बाहर नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि इंसान औजार इस्तेमाल करने वाली पहली प्रजाति नहीं था, तो यह सिर्फ एक तथ्य नहीं है, यह इंसानी अहंकार पर सीधा प्रहार है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कहानी की शुरुआत नहीं हैं, हम कहानी का एक हिस्सा हैं और शायद कहानी का अंत भी नहीं।